हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर सेकंड, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कवर करा था जो था रिसोर्स। उस रिसोर्स चैप्टर में हमने ये जाना था कि रिसोर्स क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसको कंजर्व क्यों करना चाहिए और उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, या रिसोर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमने उसमें देखी थी। तो आपको बस इतना सा करना है, इस वीडियो को देखने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से देख लेना है, जिससे कि आप इसको कंटिन्यूएशन में अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, जो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ये सारे जो 5 रिसोर्सेज है, ये जो सारे 5 रिसोर्सेज इस चैप्टर में गिवन है, उन सबको हम 1 बाय 1 इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैंड की बात करते हैं। फर्स्ट रिसोर्स जो हमारी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी मानी गई है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा है वो मेरे से ज्यादा सभी लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बिना रिसोर्स के, बिना लैंड के हम कुछ नहीं कर सकते। हम जहाँ रह रहे हैं उसके भी लैंड जरूरी है। आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन जहाँ पे पूरा वर्ल्ड क्या हुआ, अगर 100% वाटर होता तो क्या हम सर्वाइव कर पाते। हमको एक स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी के लिए हमको क्या चाहिए, लैंड। और हमारी जो बहुत सारी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, बिल्डिंग हाउसेज, इन सभी के लिए हमको लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। इसीलिए हमारी जो अर्थ है उसका 30% क्या है, केवल लैंड है। 30% है लैंड और बाकी का 70% क्या है, वाटर। ठीक है, तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हो रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी, हमारी पॉपुलेशन भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आपको पता होगा कहीं पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पे बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स है। आप लोग कभी सोचते होंगे कि इधर इतने ज्यादा लोग क्यों है, या हमारी स्टेट में इतने ज्यादा लोग क्यों रह रहे हैं। ठीक है, जो अपनी कंट्री है इसके अंदर नॉर्दर्न पार्ट में अपन देखेंगे तो बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन कम है। उसी तरीके से अगर सेंट्रल पार्ट की बात करें, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे लैंड अलग है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, इसी कारण ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रिसोर्स की इंपॉर्टेंस आपने जान ली कि 30% है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉपुलेशन भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर स्कैटर्ड है। ठीक है, लैंड यूज आप लोगों को पता ही है, इसके अलावा आप अपने मन से भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, बिल्डिंग हाउसेस। ठीक है, ये मैंने मेजरली जो आपकी बुक में गिवन थी एक्टिविटी जो हम करते हैं लैंड पे परफॉर्म, वो ही लिखी है इसके अंदर। आप इसके अंदर अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स की बात करें कि ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे लैंड डिपेंड करती है। आप जिस लैंड पे रह रहे हो उसके ऊपर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण उस लैंड में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस लैंड को अफेक्ट कर सकते हैं, वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से मतलब क्या है, आपने क्लास 7th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा फिजियोग्राफिक डिविजन्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोग्राफिक डिवीजन। उस फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या होता है, आपने कैटेगराइजेशन करी होगी लैंड की, किस किस के अंदर, माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में, प्लेन्स में, कोस्टल रीजन्स में। तो ये जो टोपोग्राफी है हमारी लैंड की, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, और कहीं पे हमारे को प्लेन एरिया है। ठीक है, रिवर बेसिन है, तो वहां उसके कारण भी हमारी लैंड की जो फीचर्स हैं वो चेंज होते हैं। ये बात समझ आ गई। अब आगे मूव करते हैं हमारे सेकेंड फैक्टर पे, जिसके कारण लैंड अफेक्ट हो सकती है, सॉइल। तो सॉइल की भी आपने क्लासिफिकेशन करी होगी, कहीं पे रेड सॉइल मिलता है, कहीं पे ब्लैक सॉइल मिलता है। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये जो सॉइल है उसके इतने वेरिएशन क्यों है। क्योंकि देखिए हर जगह लैंड की टोपोग्राफी अलग होती है, ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप एक भी फैक्टर भूल गए तो आपको पूरे फैक्टर की सीक्वेंस और आपके आंसर भी गलत हो सकता है। इसलिए याद करने का तरीका अच्छा यही है कि आप सबको एक एज अ स्टोरी, एज अ लाइन पढ़े। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को रिलेट करे सेकंड से, और सेकंड को रिलेट करे थर्ड से। तो जैसे रिलेटेबल होती जाते हैं पॉइंट्स, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब बात करते हैं टोपोग्राफी की। तो जैसे माउंटेन रीजन है, तो वहां पे माउंटेनियस रीजन के अंदर अलग मिनरल्स होंगे, उन मिनरल्स के कारण उनका जो ब्रेक डाउन होगा तो उनसे सॉइल भी मिलेगा, वो भी अलग होगा। ठीक है, फिर अगर कहीं पे प्लेन है, कहीं पे रिवर एरिया है, तो वहां पे जो सैंड होगी उसके अंदर भी अलग अलग होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम मिनरल्स की। तो यही बात सॉइल से हमने ली थी कि क्या होता है, लैंड जो है हमारी, उसके अंदर वो क्या होता है, उसका जब ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जब मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन का ब्रेकडाउन होता है तब सॉइल बनता है,
और सॉइल क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। आप लोगों को पता है कि सॉइल में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसके कारण हमारी एग्रीकल्चर भी अच्छी हो पाती है। एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स होता है, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है, इसलिए ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में, इसलिए आपके मिनरल्स भी डिफरेंट। तो ये जो मिनरल्स हैं उनके कारण भी आपकी लैंड अफेक्ट होती है। जैसे कि बात करें, अगर मेजर मिनरल्स जो आपको बहुत फेमिलियर है वो है गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। कहीं पे गोल्ड और सिल्वर मिल रहा है और कहीं पे आपको इससे लेस वैल्यूएबल लाइक आयरन वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको खुद को पता है कि गोल्ड की वैल्यू कितनी हाई है और आयरन की वैल्यू कितनी हाई है। तो अगर कहीं किसी लैंड पे मिनरल गोल्ड है तो वहां की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, और उस ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यू होने के कारण उस लैंड के जो फैक्टर्स हैं उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। क्या होगा, मिनरल की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, समझिए इसको, मिनरल की वैल्यू बढ़ गई तो आपकी लैंड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो वहां पे जो कॉस्टिंग है वो सारी चीजें बढ़ जाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ जाएगी। और हम यही तो चीज पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से लैंड की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें तो कहाँ कहाँ पे अच्छा वाटर मिल रहा है, यहाँ हम लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं। हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो फर्स्ट स्टैब्लिश हुई थी वाटर के पास, या जो भी हम सिविलाइजेशन पढ़ते आ रहे हैं, इजिप्ट वगैरह, मेसोपोटामिया, उन सभी के अंदर आप देखोगे कि वाटर एक बेसिक नीड था, ठीक है। तो वाटर क्यों बेसिक नीड था, आपको पता है, हमारी सारी एक्टिविटीज, जो भी हम लाइवलीहुड एक्टिविटीज है वो सब वाटर पे डिपेंड करती है, और बिना वाटर के हम एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ये भी लैंड की वैल्यू को कम या ज्यादा करती है। जहां पे वाटर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पे वाटर कम होगा उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। कुछ लैंड ऐसी होती है जिसके ऊपर अपन टेक्नोलॉजिकल जो हमारे एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर पाते हैं, और कुछ लैंड ऐसी है जहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरीके से किसी लैंड को चेंजेस ला रही है, उसके फैक्टर्स को चेंजेस ला रही है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी को भी हमने एक एज अ फैक्टर कंसिडर करा है, ठीक है। फिर बात करते हैं ओनरशिप की। तो ओनरशिप की बेसिस पे अगर हम बात करें तो लैंड को कैटेगराइज करा गया है 3 मेजर फैक्टर्स, ठीक है, 3 मेजर वेज में। एक है प्राइवेट ओन। प्राइवेट ओन जो आप सभी के घर वगैरह है वो क्या है, प्राइवेटली ओन है। इसका मतलब ये है कि ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर रजिस्टर्ड है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के नेम के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो इसीलिए उसको प्राइवेट कहा जाता है। पब्लिक क्या है, जिसकी रजिस्ट्री या फिर जिसकी अथॉरिटी किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास। आप आपकी प्राइवेट लैंड पे कुछ भी कर सकते हो, गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पर पब्लिक लैंड के लिए आपको गवर्नमेंट है वही सारे एक्शन लेगी, जैसे आपके पब्लिक बाथ, पब्लिक गार्डन्स, ठीक है, पब्लिक मॉल्स, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की लैंड पे होती है। फिर बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। कम्युनिटी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया, स्पेसिफिक नीड्स की वजह से, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस की वजह से एग्रीगेट हुए, असेंबल हुए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु असेंबल फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, ग्रुप ऑफ पीपल। इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ सकते हैं, लाइक रिलीजियस कम्युनिटीज भी होती है, ठीक है, और भी सोशल कम्युनिटीज होती है जो कि हमें हेल्प करती है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको फटाफट से कवर करवा दी है, तो आपको अगर इसी तरीके से आगे पढ़ता रहना है जल्दी से, तो आपको क्या करना है, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, फिर आगे भी हम इसी तरीके से वीडियो को देखते रहेंगे। चलिए इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। अब क्या क्या वेज है जिससे कि हम लैंड को एज अ जो रिसोर्स है, हमारी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको कंजर्व कर सकते हैं। बट कंजर्वेशन की बात क्यों आई है यहाँ पे, कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना, तो क्या आपको जरूरत है उसको बचाने की, या किस तरीके से जरूरत हो रही है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि लैंड की जो अवेलेबिलिटी है, जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। आपको मैंने बताया 30% ही लैंड है, और लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो लैंड की जो पहले आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी लैंड की जो नीड्स है, ठीक है, लैंड की जो नीड्स है वो भी राइज हो रही है, और इसी के कारण जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो रही है, इसीलिए हमें कंजर्व करने की जरूरत है। फिर बात करते हैं डिफरेंट क्वालिटी की। अभी मैंने आपको बताया था कि मेजर जो फैक्टर्स, हमने 6 फैक्टर्स कवर करे हैं, उसकी वजह से हर एक लैंड की वैल्यू डिपेंड होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। हर एक लैंड की वैल्यू डिपेंड करती है इन्हीं फैक्टर्स पे,
और इन फैक्टर्स के कारण वो लैंड की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये ही डिफरेंट क्वालिटी के कारण कंजर्व करना जरूरी है। अगर कहीं पे गोल्ड मिल रहा होगा तो सब लोग चाहेंगे कि हम उसी एरिया में रहे जहाँ पे गोल्ड, और हम सब डिग करके गोल्ड को बेचते रहे, ठीक है। बट ये मजाक की बात यहाँ पे हमारे काम नहीं आएगी, क्योंकि हमें समझना है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो इसीलिए वो वीडियो को जरूर देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। लैंडस्लाइड्स के लिए आपको पता है अभी बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हो रहे हैं। मॉनसून सीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा डिजास्टर होते हैं। जिस तरीके से रेनफॉल ज्यादा होती है उसी के कारण लैंडस्लाइड्स भी ज्यादा होती है। तो इसलिए नॉर्दर्न रीजन जो हमारा बहुत ज्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड्स के, ठीक है। तो उस सारे एरिया को डिस्टर्ब हो जाता है वो एरिया, और वो एक स्टेबल एरिया नहीं है। तो हमें लैंड को कंजर्व करना है जिससे कि हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके उसे, और जिससे कि पॉपुलेशन वहां पे सेफली रह सके, और जिससे हमारी जो नीड्स है लैंड की उसको भी हम सही से टैकल कर सके। फिर बात करते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन के अंदर क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर अगर कोई सॉइल है, काफी लेयर्स के अंदर कोई सॉइल अगर है, तो जब तेज विंड आती है या फिर जब हम तेज वाटर का जब फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है वो डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे रीजन में। अगर वो दूसरे रीजन में डिस्प्लेस हो गया तो इस लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम, लो फर्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है। उसी के कारण हम लोग अच्छे से यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो करना चाहते हैं सॉइल के डिप्लीशन के कारण वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। तो इसी तरीके से क्योंकि सॉइल इरोजन होगा तो लैंड भी डिग्रेड होगी। तो ये सारे पॉइंट्स भी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आप इंटरकनेक्शन के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, समझने में भी इजी रहेगा और याद भी जल्दी से होंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स को रट्टाफिकेशन ना करें, अच्छे से समझते हुए पढ़ें। फिर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो मैंने आपको बताया था अगर सॉइल अच्छा अवेलेबल नहीं होगा, अगर बैड लैंड टोपोग्राफी होगी, मतलब अगर नीचे माउंटेन्स आ जाएंगे अगर आपकी लैंड के ऊपर, तो आप लोग अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो सेफ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसीलिए आपकी लैंड को कंजर्व करना जरूरी है, जिससे कि जो आपके पास अवेलेबल अच्छी लैंड है उसको आप अच्छे से कंजर्व करके सबके काम में आ सके, सब उसको यूटिलाइज कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके लैंड का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके लैंड का। यह पॉइंट अपने मन से ऐड कर सकते हैं आंसर्स में, तो बहुत इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं वेज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स। तो कौन कौन से वेज हैं जिससे कि हम ये जो प्रॉब्लम हमने देखी है उसको कंजर्व कर सके। फर्स्ट ऑप्शन है अफॉरेस्टेशन। ये आपको छोटी क्लासेस में भी बताया जाता है कि बहुत सारे पेड़ लगाने हैं हमको। इन पेड़ लगाने से क्या होगा, हमको ऑक्सीजन लेवल मिलेगा, हमारी लैंड के अंदर जो सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट होगी उसको भी इसकी जो रूट्स है, सॉइल ये ट्रीज की जो रूट्स है वो उसको बाइंड करके रखेगी और इधर उधर डिस्प्लेस नहीं करेगी, जिससे यहाँ की फर्टिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पे जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं वो भी अच्छी होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स और ज्यादा से ज्यादा हमारे लगाने, ठीक है। एक तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और एक ये सॉइल की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। फिर लैंड रिक्लेमेशन। अगर कोई लैंड को जो खराब हो चुकी है, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह हम बहुत ज्यादा यूज, जैसे यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में आ भी गया है कि हम केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। तो अगर कोई लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है फर्टिलाइजर्स या फिर और कोई केमिकल से, तो अगर आप उसको कुछ समय के लिए एज इट इज लीव कर देते हैं, उसको थोड़ा टाइम देते हैं जिससे कि वो अपने आप रिप्लेनिश हो जाए, रिन्यू हो जाए, तब भी आपकी लैंड वापस से सही हो सकती है। तो इसलिए लैंड को रिक्लेम करना चाहिए। फिर चेक ओवरग्रेजिंग क्या होता है, जैसे कि अभी अपने ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करी, उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी ग्रासेस होती है वो भी इसकी जो रूट्स होती है सॉइल को बाइंड करके रखती है उसकी रूट्स, और ये सॉइल को जाने नहीं देगी। तो अगर कोई सॉइल इरोजन होगा तो ये रूट्स है वो अलाउ नहीं करेगी कि यहाँ से सॉइल इरोड हो। इसलिए ओवरग्रेजिंग से क्या होगा, ये ग्रासेस हट जाएंगी तो रूट्स हट जाएंगी, ओवरग्रेजिंग से क्या होगा, अगर ओवरग्रेजिंग इंक्रीज होगी तो ग्रासेस हट जाएंगी, और ग्रासेस हट जाएंगी तो सॉइल की जो इरोजन है वो हो जाएगा ज्यादा। इससे क्या होगा, सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगला जो कल का वीडियो आएगा उसके अंदर हम बाकी जो नेचुरल रिसोर्स है जो कि सॉइल वगैरह, इनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए डायग्रामेटिकली मैंने अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करी है आपको, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।